वेलकम टू मेधा एजुकेशन क्लासेस। आज हम बात करेंगे आरबीआई एंड इट्स फंक्शन जो कि पूछे जाते हैं सभी एग्जामिनेशन एज वेल एज इन इंटरव्यू। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आरबीआई की अगर हम बात करें, अगर हम इसके बारे में देखें तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। बहुत सारी और भी रेगुलेटरी बॉडीज होती है, जैसे कि सेबी होती है जो कि किसको रेगुलेट करती है, स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इनको रेगुलेट करती है। इरिडा होती है जो कि इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। ट्राई होती है और जो कि टेलीकम्युनिकेशन को जो कि रेगुलेट करती है, ऐसे डीजीसीए होती है। अगर हम आरबीआई की हिस्ट्री की बात करें, आरबीआई जो है वो सबसे पहले जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया था कि हमारे देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इससे वो डिसएग्री हो गए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1926 में एक हिल्टन यंग कमेटी बनाई, ये देखने के लिए कि क्या भारत में सही में सेंट्रल बैंक की आवश्यकता है। तो उस कमिटी ने यानी हिल्टन यंग कमिटी ने ये कहा कि हाँ, भारत में आरबीआई यानी एक सेंट्रल बैंक की नीड है। उसके बाद 1932 में फिर से उन्होंने एक कमेटी बनाई, ये चेक करने के लिए क्या रियल में कमेटी की आवश्यकता है, क्या रियल में सेंट्रल बैंक की आवश्यकता है। तो 1932 में एक बैंकिंग रिव्यू कमेटी आई जिसने भी यही पता किया कि हाँ, भारत में सही में एक सेंट्रल बैंक की आवश्यकता है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। 1932 में बैंकिंग रिव्यू कमेटी आई थी। 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ था, जिसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट होती है। कहाँ पे होती है? कलकत्ता में होती है। टोटल कैपिटल कितना था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट हुई थी तो उस समय उसमें कैपिटल कितना था? उसमें कैपिटल था 5 करोड़ का। 1937 में कलकत्ता जो उसका हेडक्वार्टर था आरबीआई का, वो कलकत्ता में था। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो जितने भी मॉनेटरी जो भी ट्रांजैक्शन होते थे वो सारे बॉम्बे से होते थे, बॉम्बे वॉज द मनी कैपिटल। तो उस वजह से जो हमारी हेडक्वार्टर था उसको कलकत्ता से ट्रांसफ़र किया गया था मुंबई। आरबीआई के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी पूछा जाता है कि भारत को छोड़कर किन दो देशों का सेंट्रल बैंक रह चुका है, तो पाकिस्तान एंड म्यांमार। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो पहले कब क्या होता था? आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है उसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। तो जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता था पहले 1 जुलाई से 30 जून तक। अब उसको कितना कर दिया गया है, यानी दिसंबर 2020 से अब ये हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, जो कि इक्विवेलेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिजिकल ईयर होता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसके कितने रीजनल ऑफिस है? इसके 20 रीजनल ऑफिस है। अगर हम बात करें जो लेटेस्ट रीजनल ऑफिस है वो कहाँ बना है? वो बना है देहरादून में। आरबीआई का नेशनलाइजेशन वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, बैंक का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को, जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आरबीआई गवर्न्ड बाय, जो आरबीआई को कौन लोग गवर्न करते हैं? 10 बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको गवर्न करते हैं, जिसमें जो फोर जो जो फोर जिनमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो अपॉइंट होते हैं उनका कार्यकाल 4 साल का होता है। मेन पावर किन के पास होती है? 5 लोगों के पास होती है। 1 गवर्नर और 4 डायरेक्टर जनरल के पास, डिप्टी गवर्नर के पास। जो 4 होती है वो डिप्टी गवर्नर के पास होती है, जिनको कौन अपॉइंट करते हैं? डिप्टी गवर्नर को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंट करती है। 3 साल का इनको हम एक्सटेंशन, 3 साल इनका कार्यकाल होता है, 3 साल इनको और एक्सटेंशन दे सकते हैं। 1 गवर्नर, जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ओएस स्मिथ थे, इनका कार्यकाल था 1935 से 1937 तक। फर्स्ट अगर इंडियन गवर्नर की बात करें सीडी देशमुख थे। प्रेजेंट की हम बात करें शक्तिकांत दास है। 4 डायरेक्टर जनरल की अगर हम बात करें, बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, और वैकेंट है 4th जो थे विरल वी आचार्य, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
आरबीआई सब्सिडियरी की हम बात करें, इसमें 7 मेंबर होते हैं। प्रेजेंट में कौन है? मतलब 7 मेंबर है, यानी कुछ अभी प्रेजेंट में है और 3 हमारी फॉर्मर थी। कौन कौन सी थी? सेबी, एसबीआई थी, सॉरी यहाँ पे एसबीआई होगा, एसबीआई थी, नाबार्ड थी, एनएचबी थी। पहले कौन सी थी? एसबीआई थी, नाबार्ड थी, एनएचबी थी। अब अभी प्रेजेंट में कौन कौन सी है? प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में कौन है? आईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। आईसीजीसी का फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें जो हम इंश्योरेंस मिलता है हमें, वो मिलता है 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। फिर दूसरा आता है BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम प्रेजेंट में और कौन सी आती है? REBIT, इंफो टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। IFTAS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, IT सर्विस प्रोवाइडर। फंक्शंस की हम बात करें तो कौन कौन सा होता है? सबसे मेन फंक्शन होता है करेंसी नोट को इशू करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बैंक, कंसेप्ट ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। करेंसी नोट को क्या करता है? इशू करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है, उसको एनालाइज करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो करेंसी नोट को जो हम इशू करते हैं, जो आरबीआई इशू करता है, उसमें किस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है? उसमें फॉलो किया जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम को, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। 1 रुपए की नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। क्वाइंस, ये इसको कौन इशू करता है? क्वाइंस को इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, एमपी देवास में है, महाराष्ट्र नासिक में है, कर्नाटका मैसूर में है, सालबोनी वेस्ट बंगाल में है। क्वाइंस माइंस की बात हम अगर करें, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। कलकत्ता, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। फंक्शंस की हम बात करें, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, बैंकर्स टू द बैंक, बैंकर्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम पॉलिसी की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो कि आरबीआई के थ्रू होती है। इंटरेस्ट रेट इसका हाई होता है, बाई मंथली होती है, यानी हर 6 महीने में होती है। फिजिकल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है और ये क्वार्टरली होती है। पॉलिसी आरबीआई, ये क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है। इसको रिव्यू करते हैं आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये आरटीजीएस होता है 24/7 हो गया है दिसंबर 2020 से। ये करंट क्वेश्चन है। आरटीजीएस की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम लिमिट कितनी होती है? 2 लाख की। मैक्सिमम लिमिट होती है, कोई लिमिट नहीं होती। एनईएफटी कब से कब तक? एनईएफटी को 16 दिसंबर 2020 से इसको 24/7 किया गया है। 1 जनवरी 2020 से चार्जेस विड्रॉल को उसको भी कैंसिल कर दिया गया। कोई भी चार्जेस नहीं लगता एनईएफटी के लिए। मिनिमम मैक्सिमम, इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती। इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो बैचेस में होता है। ऐसे इसमें कितने बैचेस होते हैं? ऐसे इसमें 48 बैचेस होते हैं। अब हम आईएमपीएस की बात करते हैं। ये भी 24/7 होता है आरटीजीएस और एनईएफटी के बीच में। जो हमारा वर्किंग आवर्स के बाद जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है एसटीपी यानी स्टेट थ्रू प्रोसेस, ट्रांसफर आफ्टर वर्किंग आवर्स। आरटीजीएस आरटीजीएस की अगर हम बात करें तो ये किसके थ्रू होता है? ये आईएफएससी यानी इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड के थ्रू होता है। आईएफएससी ये 11 डिजिट का कोड होता है। ये पूछा जाता है कितने डिजिट का कोड होता है? 11 डिजिट का कोड होता है। जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट होते हैं, इट रिप्रेजेंट्स बैंक नेम। फिर 0 5th कैरेक्टर वो 0 होता है, नल होता है। जो 6th कैरेक्टर होते हैं वो ब्रांच कोड को डिफाइन करता है। अब हम बात करें अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो ये कब बना था? ये 10 मार्च 1949 को आया था। अब इसमें इंक्लूड कर लिया गया JNK को, पहले नहीं, पहले जम्मू और कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया गया था। अब हम बैंक को अगर पूछा जाए इंटरव्यू में कि व्हाट इज बैंक, तो हमें जो डेफिनेशन बतानी है वो है सेक्शन बी के अकॉर्डिंग, बैंक मीन्स the accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from public repayable or a demand or otherwise and withdrawal by check draft order otherwise। यानी जो कि बैंक होते हैं वो लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हमको क्या करते हैं? मनी लैंड करते हैं
और ज़रूरत पड़ने पर हम उनसे उधार भी ले सकते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं, पैसे अपने जमा करते हैं। बिफोर कंपनी एक्ट, अगर जब भी ये कंपनी एक्ट यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जब नहीं आया था, वो उसके पहले जो मार्केट होता था वहाँ पे पुअर लिक्विडिटी होती थी, यानी कैश बहुत कम होता था और लोग बहुत ज़्यादा डरते भी थे, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी बैंक में पैसा रखने के बाद कि वो सेफ है कि नहीं, तो लोग डरते थे कि हम बैंक में पैसा जमा करें या नहीं। उसके बाद ही ये लाया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका एम क्या था, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, टू डेवलप बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑन साउंड लाइन्स, टू अचीव द मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम एंड लार्जर सिस्टम, सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स। जैसे जो पीपल, रिच पीपल थे, दे कैन डिपॉजिट देयर मनी ऑन द बैंक, पर जो पुअर पीपल थे दे कांट डिपॉजिट देयर मनी ऑन द बैंक। ऑब्जेक्टिविटी टू इंश्योर इक्विटेबल एंड पर्पसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंक क्रेडिट। अगर हम बात करें सोशल कंट्रोल पॉलिसी 1969, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल क्रेडिट काउंसिल विच वाज रिप्लेस्ड बाय स्टैंडिंग कमिटी ऑन क्रेडिट असिस्टेंस आफ्टर नेशनलाइजेशन फॉर डिसाइडिंग priority sector, enactment of banking laws 1969, introducing professional management, banking commission for expert inquiry into banking and monetary structure and financial needs। तो ये आपको एज इट इज इसको याद कर लेना है। अगर हम बात करें बैंकिंग अकाउंट, तो कौन कौन से अकाउंट होते हैं, डिमांड होता है, टर्म होता है, टाइम होता है। डिमांड डिपॉजिट होते हैं, इसमें दो अकाउंट आते हैं, सेविंग और करंट। टर्म होता है, इसमें आरडी आता है, एफडी आता है। डिमैट अकाउंट होता है, एनआरआई अकाउंट होता है, एनआरओ अकाउंट होता है। अब एनआरआई में 4 टाइप्स के होते हैं, एनआरओ, एनआरईआरए, एफसीएनआरए, आरएफसी, एस्क्रो, वॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो, लोरो। तो यहाँ हम अपने सेशन को एंड करते हैं।